हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ साक्षी वर्मा। मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो डाल रही हूँ उन बच्चों के लिए जो यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द एग्ज़ाम ऑफ दिसंबर 2018। एंड एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। एक बार ज़रूर देखिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या फ़र्क लगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो मैंने जो अपना फर्स्ट वीडियो क्रिएट किया है वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पर है, और उसमें हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ेंगे। ये वाला जो टॉपिक है EOQ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूजीसी के नेट के पेपर में ज़रूर आता है। ऑल्टरनेटिव ईयर्स में ये आ रहा है। मैंने जब एनालाइज किया पेपर को तो मैंने तभी देखा, और फिर दैट्स वाई मैंने ये EOQ टॉपिक लिया। ठीक है, तो देखो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में EOQ टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं जस्ट आप लोग को बस एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। Myself Sakshi Verma. I have done my BCom honors and MCom, and I am UGC NET qualified in commerce in my first attempt only, and now I am working as a lecturer in various institutes. Okay, so let's get started. Okay, economic order quantity होता क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। चलो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जो एक ऑफिस मैनेजर है, ठीक है, कंपनी जो है, एक कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश गुड्स बनाती है, एंड उस फिनिश गुड्स को सेल करके वो अपना रेवेन्यू अर्न करती है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या आती है कंपनी वाले को? कंपनी वाला ये सोचता है कि मैं कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की मंगवाऊँ एक टाइम पे। अगर फॉर एग्जांपल मान लो उस कंपनी वाले को 10,000 यूनिट्स चाहिए, ठीक है, उस 10,000 यूनिट्स को उसको फिनिश गुड्स बनाने हैं। अब वो ये सोच रहा है कि 10,000 यूनिट्स क्या मैं एक ही ऑर्डर में 10,000 मंगवा लूँ पूरा का पूरा, ठीक है, या मैं 2 ऑर्डर्स प्लेस करूं, 5,000 पहले मंगवाऊं, फिर नेक्स्ट ऑर्डर में फिर 5,000 मंगवाऊं, या मैं 4 ऑर्डर्स प्लेस करूं, पहले 2,500 मंगवा लूं, फिर नेक्स्ट ऑर्डर करके फिर 2,500, फिर नेक्स्ट ऑर्डर करके 2,500, फिर नेक्स्ट ऑर्डर करके 2,500। ठीक है, तो और क्या ऑप्शन है? या तो मैं 10 ऑर्डर करूं, हर ऑर्डर में मैं 1,000 यूनिट्स मंगवाऊं। तो नाउ द कंपनी हैज़ टू डिसाइड कि कौन सा मुझे ऑर्डर प्लेस करना है जिससे मेरी कॉस्ट मिनिमाइज हो। तो देखो, इट डिटरमाइंस द ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। ऑप्टिमम ऑर्डर साइज का मतलब होता है कि मुझे कितना ऑर्डर प्लेस करना है, एक ऑर्डर में मुझे कितनी क्वांटिटी प्लेस करनी है जिससे मेरी कॉस्ट क्या हो, मिनिमाइज्ड हो। देखो, दैट विल मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? EOQ को मेंटेन करना इज़ मोस्ट बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि ये आपकी शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अपने रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटी को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है। कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है तो आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे ऑटोमेटिकली, एंड आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में। EOQ दैट स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं? री ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम री ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या बताती है? एक्सप्लेन्स हाउ मच क्वांटिटी हैज़ टू बी ऑर्डर्ड एट अ टाइम। दैट मीन्स मुझे एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी मंगवानी है, ये हमें ये बताता है। क्यों बताता है ये? कि जिससे हमारी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है। चलो भी समझते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ईच टाइम। मैं हर एक टाइम पे जो ऑर्डर प्लेस करूंगी उसकी कॉस्ट होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टोर पे गई, मुझे एक AC खरीदना था। ठीक है, मैं वहाँ से AC खरीद के लाई। अब जो स्टोर और मेरा जो घर है, मेरी डेस्टिनेशन, वो आधे घंटे के गैप में है। ठीक है, तो वो उन्होंने बोला, ऑफिस वालों ने बोला, जो स्टोर डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला कि हम आपके घर में इसको भिजवा देंगे थ्रू रिक्शा। ठीक है, अब जब रिक्शा वाला भैया आया मेरे घर तो उसने बोला कि मैम मुझे आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दीजिए। तो जो रिक्शा वाला भैया जो हमसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चार्ज कर रहा है, दैट इज़ योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैंने ऑर्डर प्लेस किया AC के लिए, AC मेरे घर तक आया तो वो बोल रहा था मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दीजिए। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हुई? द कॉस्ट फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द ऑर्डर इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है,
नेक्स्ट इज कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इनकर्ड ऑन होल्डिंग इन्वेंट्री इन हैंड। जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया, अब वो ऑर्डर मेरे पास आ गया, उस ऑर्डर को भी तो मुझे रखना है ना अपने पास, तो मैं कहाँ रखूँगी? अपने वेयर हाउसेज में। अभी तो सिर्फ मैंने एक AC की बात करी, बट अगर हम कंपनी की बात करें तो वो रॉ मटेरियल यूनिट्स में मंगवाती है बहुत ज़्यादा, तो वो वेयर हाउसेज, तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट, मुझे उस वेयर हाउस के अंदर एक स्टोर कीपर भी बिठाना पड़ेगा, उसको भी सैलरी दूंगी, ठीक है। एब्सोल्यूशंस लॉसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब मुझे जो मटेरियल चाहिए वो मुझे 1 महीने बाद चाहिए, मैंने पहले ही मंगवा दिया, मुझे शायद कॉस्ट कम लग रही थी, ठीक है, बट ये भी तो हो सकता है ना, इट्स पॉसिबल कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, मटेरियल आउटडेटेड हो जाए, तो मेरी एब्सोल्यूशंस को लॉस लग गया, मुझे तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब मेरी कैरिंग कॉस्ट होती है। देखो इसमें एक पॉइंट होगा, दे इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी हेल्ड इन इन्वेंट्री। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट फॉरगोन और सैक्रिफाइस। इसका मतलब क्या है? जो मैंने मटीरियल में पैसा लगा दिया, तो वो मटीरियल मेरे पास आ गया, रॉ मटीरियल, ठीक है, यही पैसा मेरा ब्लॉक हो गया रॉ मटीरियल में, अभी मुझे 1 महीने बाद वो रॉ मटीरियल चाहिए। अगर मैं नहीं मंगवाती तो मैं पैसा ये यूज़ कर सकती थी कहीं और। फॉर एग्जांपल, मुझे कुछ एक्सपेंसेस करने हैं या मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट से अर्निंग्स करनी है, तो मैं वहाँ पे भी यूज़ कर सकती थी, बट मैंने वो ऑप्शन फॉरगो कर दिया, छोड़ दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, एंड आई पुट माई मनी इन द इन्वेंट्री। तो इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी आपकी कैरिंग कॉस्ट में ही इन्वॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये पॉइंट प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्यों ऑपोजिट होती है? पहले तो बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है। कि ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, मैं जितनी बार ऑर्डर्स प्लेस करूंगी मुझे वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, दैट इज कॉस्ट ऑफ ईच टाइम 1 ऑर्डर, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो एग्जाम्पल था, 10,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल चाहिए, या तो मैं एक ही ऑर्डर में सारा का सारा 10,000 मंगवा लूँ, या मैं 2 ऑर्डर प्लेस करके पहले 5,000 मंगवाऊँ, फिर 5,000 मंगवाऊँ, फिर मैं 4 ऑर्डर प्लेस करके पहले 2,500, फिर 2,500, फिर 2,500, फिर 2,500, या मैं 10 ऑर्डर प्लेस करके 1,000, 1,000, 1,000 ऐसे, ठीक है। तो जब मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ा रही हूँ, 1 से मैंने 2 ऑर्डर्स करे, फिर 2 से 4 ऑर्डर्स कर रही हूँ, 4 से या 10 ऑर्डर पे जाऊँगी, जैसे जैसे मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ रहा है, मेरी क्वांटिटी इन एन ऑर्डर कम हो रही है। एक ऑर्डर जब था तो मैंने 10,000 ही पूरे मंगवा लिए, जब मैं 2 पे आई तो मैंने 5,000 डिवाइड कर दिया, जब मैं 4 पे आई तो 2,500 कर दिया, और जब मैं 10 पे आई तो 1,000। तो मेरी देखो ऑर्डर क्वांटिटी इन एन 1 ऑर्डर कम होती जा रही है, राइट। तो जब मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे और मेरी ऑर्डरिंग क्वांटिटी कम हो रही है, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। ये याद रखना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ बढ़ने से आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। या जब आप नंबर ऑफ क्वांटिटी इन एन ऑर्डर कम कर रहे हैं ईच टाइम, तो भी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, जो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया उसको जो रखने की खर्चा है वो मेरी कैरिंग कॉस्ट है। अब देखो, अगर मैंने प्लेस किया एक ऑर्डर, तो एक ऑर्डर में सारे के सारे 10,000 यूनिट्स आ जाएंगे मेरे पास, उसको सारे के सारे रखूंगी वेयर हाउसेज में। या अगर मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ 2 टाइम्स में 2 ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, तो पहले 5,000 रखूंगी, फिर जब ये खत्म हो जाएंगे फिर दोबारा से 5,000 मंगवाऊंगी, फिर 5,000 रखूंगी वेयर हाउसेज में। अगर मैं 4 ऑर्डर्स प्लेस कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ 2,500 यूनिट्स पहली बार रखने पड़ रहे हैं वेयर हाउस में, फिर 2,500, फिर 2,500, फिर, या मैं 10 ऑर्डर्स प्लेस कर रही हूँ तो मुझे 1,000। देखो अब 10 और 1 में कंपेयर करते हैं। जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स 10 थे तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी आ रही थी ऑर्डर्स में? कम आ रही थी, 1,000 करके आ रही थी। तो मुझे 1,000 यूनिट्स को रखने से मेरी कॉस्ट कम होगी। ऑब्वियस ही बात है, वेयर हाउसेज में अगर मैं सिर्फ 1,000 यूनिट्स रख रही हूँ तो मैं स्टोर कीपर को उन 1,000 यूनिट्स का ही तो देखभाल करने के लिए पैसे दूंगी ना। और अगर मैं 10,000 यूनिट्स एक ही ऑर्डर में मंगवा लेती तो 10,000 यूनिट्स को वेयर हाउसेज में मुझे रखना पड़ता, और मुझे डर लगा रहता कि कहीं लॉसेस ना हो जाए, कहीं मेरे पेट्स या रेन ना पड़ जाए, मेरे मटेरियल ना ख़राब हो जाए। तो इसलिए जब हम कम यूनिट्स ऑर्डर करते हैं एक ऑर्डर में, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स जब हम बढ़ा रहे हैं, 10 ऑर्डर्स जब कर रही हूँ, मेरी कैरिंग कॉस्ट कम हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे 1,000 यूनिट्स ही रखने पड़ रहे हैं, 10,000 यूनिट्स नहीं रख रही मैं वेयर हाउसेज में। समझ आ रही है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बढ़ने से ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बढ़ने से कैरिंग कॉस्ट घटती है। दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है, ओके। EOQ मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग असम्पशन। देखो, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इज नोन। पूरे साल में मुझे कितनी रिक्वायरमेंट होगी रॉ मटीरियल की
वो मुझे पहले से ही पता होगा, ये जस्ट एक बेसिक अजम्पशन है। कॉस्ट पर ऑर्डर इज कांस्टेंट, कि मैं आज ऑर्डर कर रही हूँ उसकी कॉस्ट, या मैं 2 महीने बाद फिर ऑर्डर करूँगी वही सेम कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ेगी, या मैं 4 महीने बाद भी ऑर्डर प्लेस करूँ वही कॉस्ट पे करूँगी। एंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री इज ऑल्सो फिक्स, मुझे पता होगा कि मेरे वेयर हाउसेस का जो भी खर्चा पड़ रहा है वो फिक्स्ड रहेगा, इतना ही है। एंड इट इज़ शोन एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ये पॉइंट ना मैं आपको फॉर्मूला में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज 2 कॉस्ट आर रेलिवेंट विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन विच आर कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग। ये पॉइंट प्लीज़ ध्यान से सुनना। जो एक इन्वेंट्री को पाने की जो कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट क्या होगी, परचेज कॉस्ट। पिछले स्लाइड्स में हम देखें तो हमने क्या पढ़ा था, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल परचेज कॉस्ट। यहाँ पे मैंने परचेज कॉस्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि परचेज कॉस्ट इज इररिलेवेंट कॉस्ट, ये याद रखिएगा, परचेज कॉस्ट इज इररिलेवेंट कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। अगर मैं एनुअल रिक्वायरमेंट तो मेरी पूरे साल वही रिक्वायरमेंट है ना, चाहे मैं उस एनुअल रिक्वायरमेंट में एक ही ऑर्डर में पूरा मंगवा लूँ, चाहे मैं उस एनुअल रिक्वायरमेंट को 5 ऑर्डर में पूरा कंप्लीट करके मंगवाऊँ, या एनुअल रिक्वायरमेंट को 10 ऑर्डर्स में कंप्लीट करके मंगवाऊँ, दैट डजेंट मैटर। मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है इनटू द प्राइस। तो चाहे मैं ऑर्डर 5 करूँ, 10 करूँ, 15 करूँ, चाहे मैं कुछ भी पे करूँ, मेरी परचेज कॉस्ट डिफ़र नहीं करेगी, तो वो इररेलेवेंट है, वो वेरी नहीं करती। बाकी बची टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट वेरी करती है, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रेलेवेंट कॉस्ट। ये याद रखिएगा। क्यों ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों वेरी करती है, मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स जैसे ही चेंज होंगे, अगर मैं एक ऑर्डर से 10 ऑर्डर की जगह जा रही हूँ तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट फ़र्क कर जाएगी। कैरिंग कॉस्ट क्यों, अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज कर रही हूँ तो मेरी कैरिंग कॉस्ट भी फ़र्क करेगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। दैट्स वाई रेलिवेंट कॉस्ट आर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट इज परचेज कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईओक्यू मॉडल। देखो ईओक्यू मॉडल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ध्यान से पढ़ना। नीचे हमने क्या लिया, ऑर्डर क्वांटिटी लिया कि एक ऑर्डर में हम कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, और वाई एक्सेस पे हमने कॉस्ट लिया कि मुझे कितना खर्चा पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं ब्लू लाइन की बात करूं, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट जा रही है, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ऊपर से नीचे जा रही है। ये क्यों घट रही है, देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर मैं ज़्यादा कर रही हूँ तो मेरी नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 ऑर्डर्स कर रही हूँ, तो कितनी क्वांटिटी एक ऑर्डर में आ रही है वो भी फ़र्क कर रही है। एक ऑर्डर कर रही हूँ तो सीधा की सीधा 10,000 यूनिट्स आ जाएंगे। 4 ऑर्डर कर रही हूँ तो 2500 आएंगे। अगर 10 ऑर्डर कर रही हूँ तो 1000 यूनिट्स करके आएंगे। देखो जब मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा है, दैट मीन्स 10 ऑर्डर हैं, और तो मेरी कितनी क्वांटिटी आ रही है मेरे पास, 1000 यूनिट्स। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे 1000 कहीं प्लेस करूँ तो 1000 आगे प्लेस करूँगी ना, तो मेरी कॉस्ट क्या हो रही है, कम, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। सॉरी, जब मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ा रही हूँ और क्वांटिटी को कम मंगवा रही हूँ तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं और मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, तो ये देखो जब मैं 1000 यूनिट कर रही हूँ आगे, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो रही है, ऊपर तक पॉइंट पे जा रही है। और लास्ट पॉइंट पे अगर मैं एक्स एक्सिस के लास्ट पॉइंट पे 10,000 यूनिट्स प्लेस कर रही हूँ, तो 10,000 यूनिट्स मतलब एक ऑर्डर। तो जब एक ऑर्डर कर रही हूँ तो देखो कॉस्ट कितनी घट रही है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जब बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स मैं क्वांटिटी कम मंगवा रही हूँ, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हाईएस्ट पे है। जब मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर सीधा एक कर दिया तो मेरी यूनिट्स कितने मंगवाए मैंने, सीधा 10,000 एक ही बार में मंगवा ली, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट घट रही है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कब घटती है, जब मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम करूंगी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम करूंगी तो क्या मतलब, जब मैं क्वांटिटी जो है एक ऑर्डर में ज़्यादा मंगवा रही हूँ। समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट का क्या लॉजिक, अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ा रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं कुछ कम क्वांटिटीज़ मंगवा रही हूँ, कम क्वांटिटीज़ एक ऑर्डर में मंगवा रही हूँ। तो जब मैं 1000 क्वांटिटी मंगवा रही हूँ एक ऑर्डर में, तो देखो मेरी कैरिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो के बराबर, थोड़ा सा ऊपर जा रही है। जब मैं सीधा 10,000 यूनिट्स पे जंप कर रही हूँ तो मेरी कैरिंग कॉस्ट एकदम से राइज कर गई। समझ आ रही है। जैसे जैसे मैं अपने 1000 से 10,000 की मूवमेंट पे जा रही हूँ, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट घट रही है, और जैसे मैं 1000 से 10,000 की मूवमेंट तक जा रही हूँ एक्स एक्सिस पे, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। जहाँ पे ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपका ईओक्यू लेवल होता है। देखो ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज टू कॉस्ट इज अटेन्ड एट अ पॉइंट एट विच टोटल कॉस्ट इज लीस्ट। जहाँ पे ट्रेड ऑफ का मतलब है एक
और कंपनी वाला हमेशा उस पॉइंट पे लाई करना चाहता है जहाँ उसका कॉस्ट मिनिमाइज्ड हो। तो ऊपर देखो कर्व कौन सा बन रहा है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का जो यू शेप आ रहा है ना नीचे, दैट इज द लीस्ट पॉइंट। तो वो लीस्ट पॉइंट कहाँ आ रहा है, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे देखें तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा है और कैरिंग कॉस्ट कम है। अगर राइट साइड पे देखें तो मेरी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है। और अगर इन दोनों बीच के पॉइंट पे देखें तो मेरे दोनों इक्वल हैं। तो ये वाला जो लेवल है वो आपका EOQ लेवल है, दिस इज द लीस्ट कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट देखो वेरियस फॉर्मूलाज अंडर EOQ मॉडल। देखो पहले फॉर्मूला क्या है, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं EOQ। EOQ का मतलब क्या है, एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी में प्लेस करूं जिससे मेरा कॉस्ट मिनिमाइज हो, इसे बोलते हैं ऑप्टिमल। ऑप्टिमम या ऑप्टिमल, कितना बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू √2 इंटू डी। डी स्टैंड्स फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, पूरे साल में मुझे कितनी रॉ मटेरियल चाहिए होगा, इंटू एस। एस स्टैंड्स फॉर ऑर्डर कॉस्ट, ये आपका सेटअप कॉस्ट, एक ऑर्डर पे मुझे कितनी ऑर्डर कॉस्ट लग रही है, एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए मुझे क्या कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, डिवाइडेड बाय एच। एच इज द कैरिंग कॉस्ट। देखो कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट हमेशा परसेंटेज में क्वेश्चन में अगर गिवन है तो परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 10% कैरिंग कॉस्ट इज 10%, तो ये जो 10% है वो आपके प्राइस ऑफ द कंपोनेंट की है इनटू प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। एक रॉ मटेरियल का क्या प्राइस है तो उससे कैरिंग कॉस्ट निकलती है, ठीक है। और नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि मुझे कितने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं एक ईयर में। तो N इज इक्वल टू डिमांड, D स्टैंड्स फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, डिवाइडेड बाय एक ऑर्डर में कितना क्वांटिटी मंगवा रही हूँ, डिवाइडेड बाय EOQ, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, T, कितना एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना टाइम गैप होना चाहिए, इज इक्वल टू कितने डेज है इन अ ईयर में, डिवाइडेड बाय N। N स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एंड नेक्स्ट इज D, D स्मॉल d स्टैंड्स फॉर डिमांड पर डे, एक डे में आपको कितनी डिमांड हो रही है, इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी ईयर में, डिवाइडेड बाय द कितने डेज है इन ईयर में, ठीक है। एंड ये अभी ROP छोड़ दो, ये ROP स्टैंड्स फॉर री ऑर्डर पीरियड। री ऑर्डर पीरियड को ही आप क्या बोलते हो, लीड टाइम बोलते हो, ठीक है। ये अभी छोड़ दो, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। लीड टाइम समझ लो क्या होता है। लीड टाइम का मतलब होता है आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, जिस जहाँ पे मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ, तो क्या सप्लायर मुझे आज ही अपना मेरा ऑर्डर वापस घर भेज देगा मेरे को, नहीं, इट विल टेक टाइम, ठीक है। या वो 1 दिन लेगा, 2 दिन लेगा, 3 दिन लेगा। तो वो जो 3 दिन का टाइम पीरियड और फिर उसके बाद वो मेरे घर पे मेरा ऑर्डर भेजेगा, तो वो जो 3 दिन का टाइम पीरियड है, इट इज कॉल्ड लीड टाइम या री ऑर्डर पीरियड। इट इज द टाइम बिटवीन द प्लेसिंग एन ऑर्डर, जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया, एंड रिसीविंग द ऑर्डर, इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप होता है उसे बोलते हैं लीड टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग माई वीडियो एंड वॉचिंग इट। एंड मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी आपको, क्योंकि हम लोग भी आपका अप्रिसिएशन का वेट करते हैं कि आप लोग हमें मोटिवेट करिए कि और बनाने के लिए, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल हैप्पी टू रिजॉल्व इट, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।